तो हाय दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक नए सेशन में। और आज हम करेंगे अनुवांशिकी के ही जो चैप्टर 5 था उसके बाकी के लॉन्ग एंड शॉर्ट प्रश्नों को जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आइए आज देर न करते हुए पार्ट 2 की शुरुआत करें। किसका? तो वंशगति एवं वंशगति वंशगति एवं विविधता वंशगति एवं विविधता के सिद्धांत का पार्ट 2 करेंगे हम लोग। अभी हिंदी मीडियम चल रहा है और शीघ्र ही हम लोग लाएंगे इंग्लिश मीडियम भी। तो ये पार्ट 2 है, क्वेश्चन आंसर सेशन। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 1 से 7 तक सवाल बता दिया था। आज हमें करना है 8वां सवाल। तो देखिए अब शुरुआत होगा आज का 7वां सवाल होगा। 6 सवाल हमने करवा दिया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 7वां सवाल। 7 सवाल से शुरू होगा। तो देखो 7वां प्रश्न देखो क्या है, देखते हैं। देखो, पीले बीज वाले लंबे पौधे YYTT का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे YYTT पौधे से करने पर निम्न में से किस प्रकार के फिनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है? पीले बीज वाले लंबे पौधे हैं, YYTT का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे YYTT के पौधे से करने पर निम्न में से किस प्रकार का फिनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है? तो ध्यान दो, देखो इसका आंसर क्या दिया हुआ है। देखो, लंबा है TT, पीला है YY, और ये जिसका जीनोटाइप है, जुग्मक कौन सा है? TY। अब देखो हमने क्रॉस कराया TY और TY को। तो देखो लंबा और पीला कितना मिला? 3। कितना मिला? 3। लंबा हरा कितना मिला? वहां भी जो लंबा और हरा है ये भी 3 ही है। और देखो पीला और बौना पीला कितना? 1। और बौना हरा कितना? 1। तो लंबे हरे कितने हो जाएंगे? आपसे पूछा, लंबा हरा पूछा केवल, तो 3। और बौने हरे कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे 1। आगे बढ़, और ऐसा मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में। इसके इतर मैंने क्लास में बताया हुआ है, आप जाकर वहां पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या है। देखो, 2 विषम युग्मजीय जनकों का क्रॉस किया गया। मान ले, ये नहीं ले होगा, ये नहीं, दो विषम युग्मजीय जनकों का क्रॉस किया गया। मान ले 2 स्थल संलग्न है, तो द्विसंकर क्रॉस में F1 पीढ़ी के फिनोटाइप के लक्षणों का वितरण क्या होगा? बच्चों संलग्नता है। और आप जानते हैं कि संलग्नता की खोज किसने किया था? संलग्नता की खोज मॉर्गन ने किया था। TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने, मतलब इसमें दिया था, उन्होंने नहीं किया था। संलग्नता पर सिद्धांत दिया था किसने? थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन, संलग्नता का सिद्धांत थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था। आपको बताना है, मैंने बताया है आपको पिछले वीडियो में, खोज किसने किया था। आप कमेंट करके बताएंगे। आप कमेंट करके बताते नहीं है बच्चों, गलत बात है ये। अब हम बढ़ेंगे इसका सटीक उत्तर की ओर। देखिए इसका उत्तर क्या दिया हुआ है। तो देखो, इस तरह के क्रॉस में पुनर्योजित संतति पूर्ण संलग्नता के कारण उत्पन्न नहीं होंगे।
सभी संतति जनक के समान होंगी। संतति का अनुपात 9:3:3:1 के बदले में क्या होगा, 1:1:1:1 प्राप्त होगा। हालांकि अपूर्ण सरलता की स्थिति में नए कॉम्बिनेशंस की अपेक्षा पैतृक कॉम्बिनेशन अधिक होंगे। तो आप इसको याद कर लेंगे। बढ़ेंगे अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल देखेंगे क्या है। अनुवांशिकी में टीएच मॉर्गन आ गया। अनुवांशिकी में टीएच मॉर्गन के संक्षेप उल्लेखों को लिखें। आइए देखें टीएच मॉर्गन के उल्लेख क्या क्या है, योगदान क्या क्या है। देखिए अनुवांशिकी में टीएच मॉर्गन के निम्नलिखित योगदान है। पहला, उन्होंने फ्रूट फ्लाई पर अपना प्रयोग के आधार पर साबित किया कि जीन क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। जीन क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, इसको किसने साबित किया था, थॉमस एच मॉर्गन ने। मॉर्गन ने क्रिस क्रॉस वंशगति की खोज की थी। क्रिस क्रॉस वंशगति क्या होता है कि जब कोई बीमारी ग्रैंडफादर से, नाना से उसके लड़की के बेटा, नाती में, नाना से नाती में, ग्रैंडफादर से ग्रैंड चाइल्ड में जब कोई बीमारी ट्रांसफर होता है तो इसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो इन्होंने ही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का पता लगा लिया। उन्होंने ही जीन्स के उत्परिवर्तन की खोज की। उन्होंने संलग्नता, क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोम मैपिंग तथा संलग्नता का क्रोमोसोम वाद की जानकारी दी। इन खोजों के लिए उन्हें 1933 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो वंशावली विश्लेषण क्या है, यह विश्लेषण किस प्रकार से उपयोगी है। तो देखो इसका बहुत शानदार सा उत्तर लिखा है मैंने। देखिए देखो उत्तर, लक्षणों का ऐसा विश्लेषण जिसमें वंश वृक्ष में एक विशेष लक्षण की का पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाता है तो उसे वंशावली विश्लेषण कहते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। क्या, लक्षणों का ऐसा विश्लेषण जिसमें वंश वृक्ष में एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाता है तो इसे वंशावली विश्लेषण कहते हैं। मानव अनुवांशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है जिसका उपयोग विशेष लक्षण असामान्यता या असामान्यता, विशेष लक्षण या असामान्यता या रोगों का पता लगाने में किया जाता है। इसके लिए कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ प्रतीक दिया हुआ है। जब हम चौकोर बना देंगे ऐसे तो ये नर हो गया, ये चौकोर नर। ऐसे गोल कर देंगे मादा हो गया। अगर ऐसे करके हम बना देते हैं डायमंड शेप में तो लिंग, यहाँ पे लिंग पता नहीं चल रहा है, लिंग स्पेसिफाइड नहीं है। हम तीनों में रंग कर देंगे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके रंग दिए सबको, ऐसे ऐसे कोई रंग दिए, ऐसे पूरा पूरा पेंट कर दिए तो पूरा पूरा पेंट करके जहाँ बनाया गया है प्रभावित व्यक्ति हो गया। ऐसे करके और ऐसे करके हमने ऐसे कर दिया तो इसका मतलब कि पति पत्नी है। हमने ऐसे करके और ऐसे कर दिया, इसका मतलब कि रिश्तेदारों के बीच मैथुन यानी सम रक्त मैथुन हो रहा है। रिश्तेदारों में शादी हो रही है, भाई बहन की शादी है, चेहरे में मेरा भाई बहन की शादी हो जाएगी ऐसे। और देखो जनक अगर ऐसे करके ये पिता, ये माँ और उनके ये बच्चे हैं, जनक ऊपर और संतति नीचे, माता पिता और उनके बच्चे। देखो फिर ये नर पिता, ये माता, ये रंगीन है यानी ये इनका जो शिशु है बीमारी से पीड़ित है। और यहाँ पे हम जब ऐसे करके 5 लिख देंगे तो अगर 5 प्रभावहीन संतति, तो ये पेडिग्री एनालिसिस में बड़ा उपयोगी होता है। हम क्या करते हैं, किसी भी एक गुण का अध्ययन करते हैं। तो इसका सटीक आंसर रहा। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो मानवों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। देखो बच्चों मैं बता देता हूं मानवों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। देखो ध्यान से, तो तुम जानते हो कि मेल और मेल को हम लिखते हैं ऐसे और ये फीमेल में हम बनाते हैं ऐसे।
अब देखो, तो मेल की बात करें, तुम्हें पता है कि मेल में होता है 22 प्लस एक्स क्रोमोजोम और 22 प्लस वाई क्रोमोजोम, यानी 44 तो हो गया सोमैटिक, एक्स वाई से होता है गुण सेक्स का निर्धारण। लेकिन फीमेल में दोनों होमोटाइप होता है, होमोजाइगस होता है। 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। अब देखो मेटिंग के दौरान जब 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स से कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या हो गया, यहां हो गया 22 22 44, 22 और 22 44 और एक्स 46 हो गया। लेकिन जब एक्स एक्स आ गया तो ये हो गया क्या, ये हो गया बेबी गर्ल। यहां बच्ची बन गई, बेटी पुत्री हो गई। और देखो जब इससे और इससे क्रॉस हुआ तो 22 और 22 कितना, 44, एक्स और वाई। देखो अब इसमें एक्स वाई हो गया, यानी ये बन गया बेबी बॉय, ये लड़का पैदा हो गया। तो बच्चों लिंग निर्धारण में स्त्रियों की बिल्कुल भूमिका ही नहीं होती है, लेकिन लोग, गांव के लोग, जो रूढ़िवादी परंपरा के लोग हैं, वो क्या करते हैं, स्त्री को ही कोसते हैं। नहीं कोसना चाहिए, स्त्री का इसमें बिल्कुल योगदान नहीं है। हालांकि इसमें पुरुष का भी हाथ नहीं है, ये तो कैसे कॉम्बिनेशन हो रहा है ये तो उस पर निर्भर करता है, तो इसमें किसी का हाथ नहीं है। इसलिए अगर लगातार बेटियां हो रही हैं तो किसी को कोसना नहीं है, क्योंकि देखिए लिंग का निर्धारण में लड़के के पास तो एक्स ही एक्स है, इसको क्या कोसे हम। यहाँ देखो जो मेल है इसके पास एक्स वाई है, अगर कल इसका लगातार इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा तो खाली बेटी ही होगा, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा तब तो होगा। तो देखा जाए तो नर जिम्मेवार है, लेकिन नर भी जिम्मेवार नहीं है, बस ये तो फिनोमिना है, कैसे भी हो हैपन हो जाता है। तो ये रहा इसका। अब समझ गए कि मानवों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, इसको बना लीजिएगा। एक और हम जब इसमें लाएंगे आंसर तो एक और दिया होगा, हालांकि उसको नहीं बनाइएगा, वो थोड़ा भारी है, ये मैंने आपको आसानी से समझा दिया है। अब देखिए इसको, और इसमें आप क्या लिखेंगे, इस बात को बना करके लिखना क्या है, आइए उसकी बात कर लें। तो चलो बच्चों आओ देखिए इसका उत्तर लिखने वाला। देखो ये तो अब मैंने बता दिया है आपको, ये मैंने नहीं बनाना है, वही बात बताया जो बनाया हुआ है। देखो लिखना क्या है, मनुष्य में 46 क्रोमोजोम 23 जोड़े में व्यवस्थित रहते हैं। इनमें 22 जोड़े क्रोमोजोम नर एवं मादा दोनों में एक ही समान होते हैं, जिन्हें ऑटोजोम्स कहते हैं। मैंने बताया आपको ये 22 वाला ऑटोजोम्स है। 23वां जोड़ा भिन्न प्रकार का होता है जिसे लिंग क्रोमोजोम कहते हैं। नर में एक्स वाई तथा मादा में एक्स एक्स लिंग क्रोमोजोम होता है। ये खत्म कर जी, मादा में एक्स एक्स लिंग क्रोमोजोम होते हैं। नर में एक्स और वाई क्रोमोजोम ही मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं। तो नर में एक्स और वाई क्रोमोजोम ही मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी। आप देखें स्त्री को नहीं कर सकते हम। यदि अंडाणु का निषेचन वाई क्रोमोजोम सहित नर जुग्मक से होता है तो जुग्मनज में एक्स एवं वाई दोनों लिंग क्रोमोजोम पहुंच जाते हैं। यहां परिवर्धित होकर नर संतति बनता है। क्या बनता है, एक्स वाई से नर बनता है। और इसके विपरीत एक्स क्रोमोजोम सहित नर जुग्मक जब अंडाणु से निषेचित होता है तो जुग्मनज में दोनों एक्स क्रोमोजोम पहुंच करके एक्स एक्स बनाते हैं और यहाँ पे मादा संतति का निर्माण होता है। तो बस वही बातें हैं जो लिखा हुआ है, तो आप फिगर बना के लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो इसका भी मैं बता देता हूं तुम लोगों को, इसका उत्तर नहीं देखना है। देखो शिशु का रुधिर वर्ग ओ है, तो बच्चा है, शिशु है, शिशु का रुधिर
वर्ग ओ है। तो वर्ग ओ है बच्चों, इसके लिए जो जीन होता है वो होता है I0 I0। पिता का रुधिर वर्ग ए है, पिता का रुधिर वर्ग ए है, ए है तो I0। माता का रुधिर वर्ग बी है, तो बी के लिए होता है जो I0 IB। यहां एक और होता है IA होता है, IA भी होता है, IB होता है और IB भी होता है। लेकिन प्रभावी कौन है, अपने को कौन कर देता है प्रभावी, तो ये कर देती है। कह रहा है जनकों के जीनोटाइप मालूम करें और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी दें। जनकों का जीनोटाइप तो हमने पता कर लिया, क्या है IA I0 IA IA I0 IB 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 है, ये जनक के हो गए। ये जनकों के क्या हो गए, जीनोटाइप मालूम हमने कर लिया। चलिए कह रहा है कि प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी दे अन्य संतति में। तो अन्य संतति में बच्चों जब हम इनको क्रॉस कराएंगे, देखो तो पिताजी का ब्लड ग्रुप IA है, तो यहां मैं लिखता हूं IA I0। मां कैसी है IB I0। बनाए पनेट स्क्वायर सी पनेट का, और देखो यहां कर रहे हैं IA IB, यहां IA I0, यहां I0 IB, यहां I0 I0। AB यहां बन गया ब्लड ग्रुप, यहां A बन गया, यहां B बन गया, यहां O बन गया, चारों प्रकार के। यानी जब किसी A ब्लड ग्रुप वाला लड़का का शादी B ब्लड ग्रुप वाली लड़की से होगा, तो उसके संतान में चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप आने की संभावना है 25-25-25-25%। तो तुमसे पूछा जीनोटाइप बताओ, तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जीनोटाइप बता देंगे कि IA IB रेशियो, IA I0 रेशियो, I0 IB रेशियो, I0 I0 जो दिख रहा है सब 25-25% है। 25% 25% 25% 25%, यानी 1:1:1:1। तो ये इसका सटीक आंसर हो गया। इसका आंसर नहीं देखना है, हम बढ़ेंगे 13वें सवाल की ओर। देखते हैं 13वां सवाल। ये दिया हुआ है, आपको नहीं देखना है, मैंने बताया इसी चीज को। इसी को मैंने विस्तार से बता दिया है, जो तुमको अभी दिख रहा होगा बोर्ड पे। चलो हम बढ़ेंगे। देखो निम्न शब्दों को उदाहरण समेत समझाएं। मैं इसको भी बता रहा हूं, मैं इसका भी तुम लोग को तो नहीं देखना है, मैं खुद इसका उत्तर दे रहा हूं। देखो सप्रभाविता क्या है बच्चों, मेंडल ने एक नियम दिया था प्रभाविता का नियम, तो प्रभाविता का नियम का अपवाद है ये दोनों। पहली बात जानना है लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या है, ये अपवाद है दोनों। सह प्रभाविता क्या है बच्चों, तो क्या होगा कि जब हम किसी जीव के दो विपरीत लक्षण को लेकर उन्हें आपस में
आपस में क्रॉस कराएं और क्रॉस कराएं तथा परिणाम परिणाम स्वरूप प्राप्त लक्षण या गुण पहले माता पिता माता पिता माता पिता माता पिता के गुणों को साथ साथ प्रकट कर दे, साथ साथ प्रकट कर दे, प्रकट कर दे तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या दे देंगे? एग्जाम्पल में दे देंगे ABO रक्त समूह, ABO रक्त समूह, इसका हो जाएगा या आई कलर ऑफ द रैबिट या कोट कलर, कोट कलर ऑफ रैबिट हो गया। ये तो लिख देना कि जब हम किसी जीव के दो विपरीत लक्षणों को लेकर उन्हें आपस में क्रॉस कराएं तथा परिणाम स्वरूप प्राप्त लक्षण या गुण माता पिता गुणों के साथ साथ प्रकट कर दें, दोनों गुण पत्र प्रकट हो जाए माता पिता का, तो इसे हम कहते हैं जब दोनों गुण प्रकट हो जाता है, कभी माँ का कभी पिता का कभी अन्य गुण, तो इसे हम कहते हैं सप्रभाविता, साथ साथ प्रभावी हो जाना, तो इसे हम लोग बोलते हैं को डोमिनेंस। तो को डोमिनेंस कौन करता है? ABO और कोट कलर ऑफ रैबिट करता है। अब हम बात करेंगे अपूर्ण प्रभाविता। किसी बात करेंगे? अपूर्ण प्रभाविता की बात करेंगे। देखो अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है? अपूर्ण प्रभाविता कि जब अपूर्ण इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है बाबू? अपूर्ण प्रभाविता जब दो जनकों के गुणों में से संतान में कोई गुण प्रभावी न हो बल्कि एक दूसरा अन्य गुण प्रभावी हो जाए, दूसरा अन्य गुण प्रभावी हो जाए तो इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। कैसे बच्चों? देखो कैसे हमने लिया एग्जाम्पल में, क्या एग्जाम्पल में ले लो तुम लोग मिराबिल्स जलैपा, मिराबिल्स जलपा या दूसरा स्नैप ड्रैगन या स्वान पुष्प। 3 एग्जाम्पल हो गए
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछता है कि किस प्रकार की घटना में जीनोटाइप, लिख लेंगे कि अपूर्ण प्रभाविता में, अगला पॉइंट है कि अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप रेशियो एवं फिनोटाइप रेशियो समान होते हैं, समान होते हैं बच्चों, होते हैं, समान होते हैं। अब देखिए प्रयोग क्या किया गया था कि भाई मिराबिस जलेपा का एक लाल रंग का फूल लिया गया था और एक सफेद रंग का फूल लिया गया था, लेकिन लाल और सफेद दोनों फूलों को जब क्रॉस कराया गया तो एक अलग ही गुलाबी कलर का फूल आ गया। तो ना लाल प्रकट हुआ ना सफेद प्रकट हुआ, प्रकट क्या हो गया? गुलाबी। तो इसे हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोई पूरा नहीं हुआ, अलग हो गया लाल और सफेद का बीच का। तो इसे हम लोग कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। और इसमें हमने आपको एग्जांपल दिया, तो आपको जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वही लिखना है, आसान है ना। मैंने पढ़ के जब लिख रहा था, पढ़ भी रहा था, तो आपको राइटिंग की कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, ऐसे साफ ही लिखा है मैंने। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कर दो। सब क्या दिखाना है, आगे कर दो ना। देखो अन्य सवाल विषय ना, कौन सवाल है इस बाद सुन लो। देखो बिंदु परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण दे। देखो पॉइंट म्यूटेशन, इसमें बहुत सटीक आंसर दिया गया है, आओ देखें उत्तर देखें। देखो डीएनए के एकल क्षार युग्म के परिवर्तन से होने वाले उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। याद करना है कि डीएनए के एकल क्षार युग्म के परिवर्तन से होने वाले उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और बिंदु उत्परिवर्तन का जाना माना उदाहरण है दात्री कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। कैसे होता है देखो, मैं तो बता रहा हूं तुम लोग को, यहाँ पे इसको लिख करके ये फिगर बना देना। देखो ये आरबीसी हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन में ये हीम है, ये क्या है? हीम है, हीम है, हीम है। और यहाँ पे देखो अल्फा चैन और ये बीटा चैन, ये अल्फा चैन, अल्फा चैन, अल्फा चैन, बीटा चैन, बीटा चैन। तो बच्चों बीटा चैन के छठवें नंबर पे जो प्रोटीन है, छठवें क्रम पे 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर पे बनना रहता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड बनना रहता है, लेकिन बन जाता है क्या? वैलीन। तो जब वैलीन बनने लगेगा तो आरबीसी का जो आकार है बाई कनकेव, ये क्या हो जाएगा? हसुआ जैसा कनकेव। तो जो आपका आरबीसी का रूप हसुआ जैसा हुआ, इसे हम लोग कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, है ना। तो यही बिंदु परिवर्तन की एक जगह जिनका करा कि डीएनए के एकल क्षार युग्म, एकल क्षार युग्म ये डीएनए का नाइट्रोजन बेस है, और यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड बनना था, बनने लगा वैलिन। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन से को कहते हैं लोग बिंदु परिवर्तन, और इससे कौन सा रोग होता है? सिकल सेल एनीमिया। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो वंशगति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया था? एक व्यक्ति थे सटन। बहुत छोटा सा उत्तर बनेगा इसका, क्या होगा? सटन। देखते हैं इसका उत्तर। तो वंशगति के क्रोमोसोमवाद को सटन ने प्रस्तावित किया था। बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतिम सवाल की तरफ, और इसके बाद इसका प्रश्न आंसर सेशन खत्म हो जाएगा। तो देखो किन्हीं दो अलिंगी सूत्री अनुवांशिक विकारों को लक्षण सहित बताना है।
आपको दो बताना है विकार को लक्षण सहित अलिंगी, एक्स लिंक बताना है, यानी तुमको बताना है एक्स लिंक डिजॉर्डर। क्या बताना है बच्चों? एक्स लिंक डिजॉर्डर बताना है, सेक्स नहीं। क्या बताना है? आपको बताना है एक्स लिंक, एक्स लिंक नहीं, आपको दो अलिंगी बताना है, दो अलिंगी बताना है आपको बीमारी के बारे में। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी बीमारी दिया हुआ है। वैसे मैंने आपको बहुत सारी बीमारी पढ़ाया हुआ है। देखो तो पहला दिया हुआ है वही सिकल सेल एनीमिया जो बता दिया है, और अगला होता है फिनाइल कीटोनुरिया। क्या होता है? फिनाइल कीटोनुरिया। तो मैं ये तो बता दिया हूं मैं कि दंत कोशिका रक्तता क्या है, लक्षण क्या है, किस विकार के कारण रोगी व्यक्ति में आरबीसी का आकार द्विअवतल भिन्न से बदल करके दात्राकार हंसिया के समान हो जाता है, तो शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। इसे हम कहते हैं क्या? सिकल सेल एनीमिया। अगला है फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है बच्चों? कह रहा है कि हमारे बॉडी में एक एमिनो एसिड होती है जिसे फिनाइल एलानिन कहते हैं। हमारी बॉडी में एक एमिनो एसिड होता है जिसका नाम क्या है? फिनाइल एलानिन एमिनो अम्ल, इसी को बोलते हैं, है ना। और जो एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की मदद से टायरोसिन बदलता है। ये जो फिनाइल एलानिन है एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम क्या है? फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, और इसके मदद से यह टायरोसिन बदलता है। लेकिन जब यह एंजाइम नहीं मिलता है, लग रहा है कि बदलने के लिए एक आवश्यक एंजाइम चाहिए। कौन एंजाइम है? तो वही एंजाइम है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम? फिनाइल 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 हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम जब नहीं बनता है ना, तो कह रहा है कि कमी जाती है, तो परिणाम स्वरूप फिनाइल एलानिन एकत्रित होने लगता है। फिनाइल एलानिन टायरोसिन बदल भी नहीं करेगा और ये एकत्रित हो जाएगा। तो एकत्रित हो जाएगा तो फिनाइल पायरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में बदलने लगता है, और इस कारण यह एकत्रित होने लगता है दिमाग में, और दिमाग में जब एकत्रित होता है तो मानसिक दुर्बलता आ जाती है। तो ये दो अलिंगी सूत्री है ना, क्या है? नॉन क्रोमोजोमल सेक्स डिजॉर्डर है। कौन कौन? दात्र कोशिका अरक्तता और फिनाइल कीटोन्यूरिया। मैंने आपको बड़ी सारी बीमारी पढ़ाया जेनेटिक्स वाला, और मैंने उसको ऑब्जेक्टिव में बताया भी है। अगर आपको पूरा सेशन देखना है तो इसका ऑब्जेक्टिव भी है, मैंने कराया 60-70 साल कराया है, और ये आज मैंने पूरा क्वेश्चन ले लिया। तो इस तरह से आपका पूरा जो चैप्टर है पूरी तरह से छठा चैप्टर खत्म हुआ। अब बारी होगी आगे हम लोग पढ़ेंगे सातवें चैप्टर में। तो वंशगति का आणविक सिद्धांत बाकी रह गया है, उसका हमने ऑब्जेक्टिव करा दिया है, सब्जेक्टिव कराना बाकी रह गया है। तो जल्दी हम हाजिर होंगे अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें और वीडियो को देखें और दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।